आखिर यामाजाकी के इस बड़े से स्टैचू से क्या फोरशैडो किया गया है और क्या शैंगचुअल पार्क ने अपने बच्चे डैनियल के बर्थ के लिए किसी एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया है? वेल हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लुकिज्म की एक और न्यू वीडियो में, जहां आज आपको लेटेस्ट चैप्टर से जुड़ी हिडन डिटेल्स, माइक्रो थियरीज और फोरशैडोइंग के साथ साथ फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में भी पता चलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यामाजाकी के इस बड़े से स्टैचू के बारे में, जिसमें वो सबसे बड़ा फिगर जो शिंगेन जैसा लग रहा है वो असल में शिंगेन नहीं है, वो एक एल्डर यामाजाकी है जिसने शायद से इनके क्लैन की शुरुआत की होगी। उसके बाद हमें बॉटम लेफ्ट में एक डॉग का भी स्टैचू देखने को मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है यामाजाकी की वफादारी को। एंड वी नो कि यामाजाकी कितने लॉयल होते हैं। सच्चे यामाजाकी की बात कर रहा हूँ मैं। वेल ये जो डॉग का लॉयल्टी वाला स्टैचू है ना, वो रियल लाइफ जापानी डॉग हाचिको से इंस्पायर है। अब हाचिको असल में कौन है, क्या है, ये आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लेना, आप लॉयल्टी को पूरे तरीके से समझ जाओगे। इसके अलावा हमें स्टैचू के अंदर और 3 बंदे देखने को मिलते हैं। पहला बंदा जो सैल्यूट कर रहा है वो भिड़े के जमाने का जापानी सोल्जर है। मिडिल वाला पर्सन एक ट्रेडिशनल वॉरियर है जिसके पास एक लंबी सी कटाना है जिसको ओडाची या नोडाची कहा जाता है, और इसका यूज जापानी वॉरियर्स 1446 के दौरान बैटल वॉर में किया करते थे। तो इससे हमें हल्का फुल्का ये भी अंदाजा मिलता है कि आखिर यामाजाकी क्लैन की नींव कितनी ज्यादा पुरानी है। इसके बाद लास्ट वाले स्टैचू के अंदर वो बॉडी बिल्डर टाइप बंदा जो सूट बूट के अंदर है, वो शायद से यामाजाकी के मॉडर्न बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है कि इतनी परंपरागत पुश्तैनी विरासत वाली सभ्यता होने के बावजूद भी यामाजाकी स्टिल मॉडर्न टाइम में भी एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट वो टॉप रूलर्स और कॉन्करर है। अब ये तो थी सिर्फ स्टैचू की बातें, आगे बढ़ते हैं प्री जनरेशन के और वॉरियर्स पर। सबसे पहले युनहाली, जिसने अपनी 3 मास्टरीज के साथ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और वॉर के दौरान क्या ही अटैक्स किए। आपको याद ना हो तो बता दूं कि प्री जनरेशन के टाइम पे 3 मास्टरीज होना नॉर्मल बात थी। ये चीज टॉमली ने प्रेजेंट टाइम वाले चैप्टर्स में कही थी और युनहाली ने दिखा दी। इवन हमें यहाँ पर मिस किम की हाइडिंग मास्टरी के बारे में भी पता चला कि वो कैसे छुपते छुपाते हुए कोरिया के सारे क्रांतिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं और उन सबको पता ही नहीं है कि कोई उनका एमएमएस निकाल रहा है। सो इससे हमें पता चलता है कि आखिर रिपोर्टर किम इतने सारे सालों तक चार्ल्स चोई से कैसे छुपकर बचती रही। इवन वो जिन्यूंग पार्क की मूवमेंट्स को स्पाई करते हुए उसके घर और फैमिली तक भी पहुंच जाती है और उनकी भी फोटोज खींच लेती है। वेल बात करें पार्क फैमिली की, तो इनमें हमें जीजा और साले का जॉयफुल रिलेशन देखकर काफी अच्छा लगा और हमें ये भी पता चला कि जिन्यूंग पार्क मेडिकल जीनियस क्यों बना, बिकॉज उसने फार्मेसी की ही पढ़ाई की थी। बट प्री जनरेशन की वॉर में वो अधूरी रह गई थी क्योंकि वो लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स बनाकर अपनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड भाई के इस डिसीजन से उसकी फैमिली को कोई भी आपत्ति नहीं थी। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल्स को नोटिस करो। शैंगचुअल पार्क और शेनहुई पार्क का बिजनेस फ्रूट्स या तरबूज वगैरह बेचने का है, जो शायद से उसी सेम मार्केट प्लेस के अंदर हो सकता है जहां पर वो फिश शॉप थी जिसके ओनर को चैप्टर की शुरुआत में एग्जीक्यूट किया गया था। सो दे नो कि यामाजाकी कितने खतरनाक है और उनसे छुटकारा दिलाने के लिए जिन्यूंग पार्क अपनी पढ़ाई छोड़कर जो भी ये कर रहा है वो सही है। इवन बातों बातों में ही शैंगचुअल पार्क जिन्यूंग को ब्रदर इन लॉ के अलावा एक बार ब्रदर भी बोल देते हैं। फिर जब जिन्यूंग पार्क उनको नए मेहमान के बारे में सवाल करता है तो हमें क्लोजअप शॉट में शैंगचुअल पार्क की बैक दिखाई जाती है जो हूबहू सेकंड बॉडी डैनियल की जैसी लग रही है। वैसे उनके रिप्लाई से ये चीज क्लियर हो जाती है कि शेनहुई पार्क चाइल्ड को कंसीव नहीं कर सकती। इस पर जिन्यूंग पार्क का भी काफी क्लोजअप में शॉकिंग फेस दिखाया जाता है एंड सडनली हमें दिखाई जाती है उसकी स्टडी डेस्क और यहीं से काफी सारी पॉसिबिलिटीज निकलती है। अब जिन्यूंग का शॉकिंग फेस ये दिखाता है कि मेडिकल की इतनी पढ़ाई के बावजूद भी वो खुद की सिस्टर की ही हेल्प नहीं कर पा रहा, तो मे बी वो आगे कुछ ना कुछ करेगा। वहीं शैंगचुअल पार्क डंके की चोट पे ये ऐलान कर देते हैं कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जो जिन्यूंग पार्क की वो स्टडी डेस्क थी ना, वो हमें काफी नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ती है, लेकिन जितना हम जानते हैं तो उसके हिसाब से जिन्यूंग पार्क ने तो पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी थी, वो भी स्कूल टाइम से ही। तो आखिर ये डेस्क इतना वेल यूज्ड क्यों लग रहा है? वेल यहाँ पर जो सारी बड़ी बुक्स है उस पर जापानी एनाटॉमी से टाइटल लिखे गए हैं। पहली बुक पर लिखा है द वेस्ट मेडिसिन, दूसरी बुक पर लिखा है इंटरनल मेडिसिन और 3rd नंबर की बुक पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन। यानी कि ये सारी किताबें जिन्यूंग पार्क की है। एवं उस डेस्क के ऊपर यूज्ड पेंसिल, रबर और पुराने जमाने का शार्पनर भी है एंड बिल्कुल बीच में एक चश्मा भी है, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ
क्योंकि ये जिनयोंग पार्क का नहीं है। मतलब पार्क फैमिली के अंदर जिनयोंग के अलावा कोई तो ऐसा है जो दबा के मेडिकल को स्टडी कर रहा है, और चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सेंग चोल पार्क है, जो शायद से मेडिकल साइंस के थ्रू अपनी वाइफ की कंडीशन को कैपेबल बनाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि फ्यूचर में आगे चल के हमें गन पार्क का मास्टरपीस मिल सके। देखो मे बी यहाँ पर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस काम के अंदर जिनयोंग पार्क भी सेंचुअल पार्क का साथ देगा। सो चलो अब आते हैं कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पर, जिसमें सबसे पहले हमें मिस किम के थ्रू प्री जनरेशन के कई सारे फाइटर्स के ग्लिम्स दिखाए गए। उनमें गैप्योंग किम के ड्राइवर बोले तो रिक्शा वाले बाकुनो दादा भी थे, द एनिमल जिनमो जिन भी थे, और साथ ही हम देखते हैं हॉरंग स्वॉर्ड के सक्सेसर को, जिसकी हेयर स्टाइल पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी थोड़ी गो किम की तरह लग रही थी। वैसे ऑडियंस में ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि यही गो का मास्टर हो सकता है। एंड सबसे लास्ट में हम देखते हैं कोरियन ब्रॉक लेसनर बेको कॉन को, जिसको मिस किम ने नाम दिया है द फॉलन हीरो। अब इन सारे लोगों के इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि मिस किम की इतनी खतरनाक स्पाइंग एबिलिटी होने के बावजूद भी गैप्योंग किम उनकी लिस्ट में थे ही नहीं। अब यहाँ पर एक छोटी डिटेल ये भी है कि अब तक के हमने एंटायर लुकिज्म के अंदर प्री जनरेशन के फाइटर्स के जितने भी वो इंट्रोडक्शन वाले पैनल्स देखे हैं, वो दरअसल मिस किम के पर्सपेक्टिव से खींची गई पिक्चर थी, क्योंकि हम उनमें प्रिंसिपल रायू और उसकी भड़वा गैंग को भी स्पॉट करते हैं। एंड फाइनली इन सारी चीजों के बाद हमें इंट्रो मिलता है गैप्योंग किम का, जिनको बेको कॉन जैसा पावरफुल बंदा अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित करता है। और उसी इंट्रो के साथ मिस किम भी ये समझ जाती है कि यही वो पल और यही वो बंदा है जो इस पूरी कहानी का रुख बदल के रख देगा। वेल गैप्योंग किम के तुरंत बाद पैरेलली हमें टोराओनी यामाजाकी शिंगेन का भी इंट्रो मिलता है, जो अपनी ताकत के नशे में अलग ही लेवल पर है। भाई यहाँ पर अपने नाम को भी डिफाइन कर देता है, टोरा यानी कि टाइगर और ओनी मतलब राक्षस। अपने इंट्रो के साथ ही उसने कितने बड़े मैसिव टाइगर को खत्म कर दिया और उसके हार्ट को वो हंसते हुए किंडर जॉय की तरह खा रहा है। मतलब यहाँ पर प्री जनरेशन के दो महानायक तैयार हो चुके थे, एक जो पूरी इस दुनिया को निगलना चाहता था और दूसरा जो उसे रोककर इस दुनिया को बचाने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, हमें दोनों साइड से कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट मास्टरमाइंड टाइप का बंदा नहीं दिखा, न गैप्योंग किम की तरफ से एलाइट और ना ही शिंगेन की तरफ से शिंटारो। मे बी वो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर कर रहे होंगे। शिंटारो चाइना गया होगा पैचियोन को रोकने और एलाइट प्लानिंग कर रहा होगा अपने नेक्स्ट बड़े षड्यंत्रों की। अब हाँ, इसी चैप्टर के साथ शिंगेन यामाजाकी के लिए ऑडियंस और फैंस की तरफ से काफी सारे सवाल और क्रिटिसिज्म खड़ा हो रहा है कि भाई पहले तो बताया गया था कि शिंगेन लड़ने अकेला आया था, लेकिन ये तो पूरी यामाजाकी की फोर्स के साथ आया है। तो यार प्लीज बात के कॉन्टेक्स्ट और उन डायलॉग्स को समझो जिसमें ये चीज क्लियरली कही गई थी कि शिंगेन अकेला भिड़ने आया था फीस्ट गैंग से, न कि पूरे कोरिया से। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में वो अपनी थोड़ी बहुत फोर्स भेजकर फीस्ट की जो एक गैंग अब बनने वाली है उनको थका दे और उसके बाद एंट्री मारे, लेकिन तब भी इतने भयानक और खतरनाक लोगों से टक्कर लेना अपनी पर्सनल गोटियों में बारूद भर के फोड़ने के बराबर है। तो इसी गोटे टचिंग एग्जांपल के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव और मजेदार लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हाइप तो कर ही देना मेरी जान। मुझे इंतजार रहता है आप सबकी प्यारी कमेंट्स का, लेकिन नोटिफिकेशन में सिर्फ स्ट्राइक्स आती है। What do you call a black man in America?